हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो अपन बच्चों जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर वो सॉल्व कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में अपन ने जेई मेंस 2021 उसमें जो मार्च अटेम्प्ट था उसमें 16 मार्च को जो शिफ्ट वन मतलब मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। मार्च में 16, 17, 18 3 दिन पेपर हुए थे और मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट को मिला के 6 पेपर हुए थे। तो सभी के आपको सॉल्यूशंस जल्दी ही मिल जाएंगे। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2021 में 16 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसके फिजिक्स के सॉल्यूशन सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वर्नियर कैलिपर उसका क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो वर्नियर कैलिपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोला हुआ है वन मेन स्केल डिवीजन। अब जो जो क्वेश्चन ने बोला हुआ है वो लिखते चलते हैं। जेई मेंस नीट बहुत ही सेम लेवल के होते हैं, बहुत ही आसानी से आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बोला गया है वन मेन स्केल डिवीजन, तो वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर। तो वन मेन स्केल डिवीजन जो है ना वर्नियर कैलिपर का, उसकी लंबाई उसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपने को, ए सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। ये तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है। और क्या बोला हुआ है कि nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल का nth डिवीजन जो होगा, मतलब वर्नियर स्केल का nth डिवीजन वो बराबर दिया हुआ है, वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ये किसके बराबर है, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ये बोला गया है अपने को, क्वेश्चन ने बोला है कि एक मेन स्केल डिवीजन उसकी लेंथ a सेंटीमीटर की दी गई है और जो n वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो n-1 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। और अपने से लीस्ट काउंट पूछा गया है। बच्चों लीस्ट काउंट का मतलब होता है सबसे छोटा मेजरमेंट आप किसका कर सकते हो। दो स्केल होती थी, एक मेन स्केल होती थी, एक वर्नियर स्केल होती थी। और आप छोटे से छोटा कितना मेजर कर सकते हो, मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर दीजिए, इतना ही सबसे छोटा मेजरमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों वैल्यूज़ आप लिख लीजिए। ये वन मेन स्केल डिवीजन तो वन मेन स्केल डिवीजन ही रह जाएगा, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ से आप निकाल सकते हो। वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये एन नीचे आ जाएगा, एन नीचे आ जाएगा। तो वर्नियर स्केल डिवीजन ये किसके बराबर आ जाएगा, n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन के बराबर। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, n-1 अपॉन n, n-1 अपॉन n किसका, मेन स्केल डिवीजन का। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर मैं n एलसीएम ले लूँ तो यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा, n-n+1 इतना मेन स्केल डिवीजन। ठीक है ना, एलसीएम बहुत आसानी से ले सकते हो। n एलसीएम लोगे तो n टाइम्स मेन स्केल डिवीजन, ये माइनस अंदर चला जाएगा, -n+1, ये n से n कैंसिल हो गया, हमारा लीस्ट काउंट आ गया 1/n ऑफ मेन स्केल डिवीजन, 1/n ऑफ मेन स्केल डिवीजन। लेकिन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, एक मेन स्केल डिवीजन आपको कितना दिया गया है, a सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। इसलिए अपन क्या करने वाले हैं, इस मेन स्केल डिवीजन की जगह आप क्या लिख सकते थे, a सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा, मेन स्केल डिवीजन की जगह a सेंटीमीटर लिख देना, तो a अपॉन n, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि ए सेंटीमीटर में दिया हुआ था, लेकिन आंसर अपने को मिलीमीटर में चाहिए। बच्चों सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये a/n सेंटीमीटर में आया है, 10a/n मिलीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वर्नियर स्केल अगर आप लोग पढ़ोगे तो बहुत ही एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है जो बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कैपेसिटर का सवाल है ना। इसमें बोला गया है कि डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल का दिया हुआ है K विच हैज़ सेम एरिया थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज 3/4D। बच्चों सवाल ने क्या कहा हुआ है कि एक अपने पास कैपेसिटर था,
ठीक है। और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इस संधारित्र की धारिता, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी नॉट दिया हुआ था, और सी नॉट की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी थी। चलिए ये दिया हुआ है। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया जिसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 3/4D है। तो अब कुल मिला के ऐसा हो गया, ये इस तरीके से इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, और ये दूरी दे रखी है 3/4D के बराबर, और बची हुई दूरी D/4 हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस D मानी हुई है अपन ने। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये K का है, आगे कुछ नहीं है, वैक्यूम में निर्वात है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 1 मानना पड़ेगा अपने को। तो बच्चों ये डिस्टेंस डिवीजन है। आपको पता होगा कि आप अगर डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट करते हो, परावैद्युतांक रखते हो, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हो, तो नया कैपेसिटेंस KC हो जाता है ना। अब यहाँ पे K निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो K की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? K की वैल्यू बच्चों अपने को निकालनी पड़ेगी कि इक्विवेलेंट K कितना है। डिस्टेंस डिवीजन हो रहा है, तो डिस्टेंस डिवीजन का फॉर्मूला होता था, ऊपर लिखते थे D1 + D2 + D3 + D4 अपॉन D1/K1, D2/K2, D3/K3, और यही फॉर्मूला बच्चों कंडक्शन में भी सिखाते थे हम आपको। तो K इक्विवेलेंट निकाल लो यार, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे K इक्विवेलेंट को अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो कहाँ है जगह, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। K इक्विवेलेंट कितना आएगा? K इक्विवेलेंट ऊपर D1 + D2, अच्छा सारी डिस्टेंसेस को जोड़ोगे, 3D/4 और D/4 को जोड़ोगे तो ऊपर तो D आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? D1। अब D1 मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 3D/4 D1, और अपॉन इसका K कितना दे रखा है? K। D2 की वैल्यू कितनी है? D/4, उसका K कितना दे रखा है? 1, है ना। ये D/4 है, उसका K कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। बच्चों यहाँ से अगर मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको कैलकुलेशन समझा पाऊँ, ये सारे D तो कैंसिल हो गए, D से D कैंसिल हो गए। बच्चों नीचे ये 4K था, इधर भी अगर मैं 4K एलसीएम ले लूँ तो 4K तो ऊपर आ जाएगा, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 4K, नीचे आ जाएगा 3 + K। एलसीएम ले लिया, 4K था, इधर 4 था, 4K एलसीएम लूँगा तो 4K ऊपर आ जाएगा, इधर K और आना पड़ेगा। बच्चों ये नया K है, अगर ये K है तो नया कैपेसिटेंस KC होता था, तो इसी को C से मल्टीप्लाई कर देना, C की वैल्यू C0 दी हुई है। आंसर है 4K/3 + K, 4K/3 + K इंटू C0। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का। जेईई मेंस 2021 उसका सॉल्यूशन चल रहा है, और जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 16 मार्च की, उसी के सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये मैकेनिक्स का दिख रहा है बच्चों, न्यूटन लॉज का दिख रहा है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? ये फोर्स F दिया हुआ है आपको, ये एंगल थीटा दिया हुआ है आपको, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के दिया हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के दिया हुआ है, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन त्वरण आपको बताना है। बताइए बच्चों, F का इधर कंपोनेंट, F का इधर घटक आता F cos थीटा, और F का ऊपर कंपोनेंट, ऊपर घटक कितना आता? F sin थीटा, ठीक है। नीचे mg भी लगता, एक प्रकार से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसका, कि क्या क्या फोर्सेस अपने को दिखने लगे, है ना। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अगर नॉर्मल रिएक्शन की मैं बात करूं, अभिलंब प्रतिक्रिया की मैं बात करूं, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है mg - F sin थीटा। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है सरफेस को दबाने वाला फोर्स, आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। नॉर्मल रिएक्शन मतलब सरफेस को दबाने वाला फोर्स। बताइए इस सरफेस को कौन दबा रहा था? mg ने दबाया, mg ने दबाया, लेकिन उस दबाने को इस F sin थीटा ने क्या कर दिया? थोड़ा कम कर दिया, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? mg - F sin थीटा। अच्छा, F cos थीटा इसको आगे बढ़ाएगा तो पीछे बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन इतना ही लगता है म्यू के इंटू एन। तो बताइए अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, बस यही इसका आंसर आ जाएगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए नेट फोर्स आगे क्या लगेगा? F cos थीटा, तो आगे लगेगा F cos थीटा, माइनस पीछे क्या लग रहा है बच्चों? म्यू के इंटू एन, तो पीछे लग रहा है म्यू के इंटू एन, और इसी की वैल्यू बच्चों किसके बराबर करनी है अपने को? ma के बराबर करनी है। यही अपना आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? F cos थीटा अपॉन m, ये m को मैं नीचे ले आया तो F cos थीटा बाय m माइनस म्यू के अपॉन m। बच्चों म्यू के अपॉन m तो आएगा ही, और इंटू n आ जाएगा, और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है हमारे पास mg - F sin थीटा।
एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो बस इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, आपको आंसर दिखने लग जाएगा। या रीअरेंज मैं कर देता हूँ, बताओ ए का थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है, एफ कॉस थीटा अपॉन एम। मैं देख रहा था एफ कॉस थीटा अपॉन एम तो सारे ऑप्शंस में ही है, ठीक है। इसके बाद माइनस म्यू के कॉमन लेना है। देखिए म्यू के कॉमन है, तो माइनस म्यू के अगर मैं कॉमन ले लेता तो माइनस म्यू के कॉमन ले लिया मैंने, और एन अपॉन एम। तो नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप m से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, g माइनस एफ बाई एम साइन थीटा, g माइनस एफ बाई एम साइन थीटा, g माइनस एफ बाई एम साइन थीटा। बच्चों ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, g माइनस एफ बाई एम साइन थीटा। यहाँ तो प्लस आ गया, वो तो गलत ही हो गया, यहाँ प्लस आ गया, ये भी गलत हो गया, और ये साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पे कुल मिला के अपना जो आंसर दिख रहा है मेरे को, वो सेकंड आंसर दिख रहा है। फर्स्ट में तो इधर माइनस ही लगा हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। सिंपल सा बहुत ही क्वेश्चन है, फोर्स बैलेंस करना है और फ्री बॉडी डायग्राम आता होगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज एरर, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो प्रेशर एक्टिंग है 3 इंटू 10⁵ पास्कल किसी डेप्थ पे, ठीक है। अच्छा अब आप बताइए, किसी डेप्थ पे गए आप, तो किसी डेप्थ पे जाके प्रेशर वो कितना लग रहा है, 3 इंटू 10⁵ पास्कल। अब या तो तुम इक्वेशन लिखो या डायरेक्टली बताओ कि है ना, और समझ ही लो, अगर ओरली मैं बोलूँगा हो सकता है समझ में ना आए आपको। बताइए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होता है ना, वायुमंडलीय दाब P0 होता, तो H नीचे जाके या D नीचे जाके अब नया प्रेशर कितना हो जाता, P0 प्लस रो जी एच या D, है ना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जुड़ेगा ना प्रेशर। अच्छा क्वेश्चन ने क्या बोला है, किसी D डेप्थ पे प्रेशर दिया हुआ है आपको। एक बार मैं ये साफ कर लेता हूँ ताकि जगह मिल जाए। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर P0 है, तो नीचे जाके प्रेशर रो जी एच से या रो जी डी से बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 इंटू 10⁵ है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 इंटू 10⁵ पास्कल है। मान लिया मैंने ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और कुछ नीचे गए अपन, और कुछ नीचे गए तो प्रेशर कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵। तो ये बताइए फिर मेरे को, नीचे जाने पे प्रेशर क्यों बढ़ा, क्योंकि सर यहाँ पे प्रेशर P0 होता था और यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच, मान लीजिए ये H है। तो आप क्या मेरे को बता सकते हैं ये रो जी एच की वैल्यू कितनी होगी, रो जी एच की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ हुई होगी, क्योंकि P0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁵। और अगर ये 2 इंटू 10⁵ होगा तो दोनों ऐड हो गए 3 नहीं हो जाएंगे क्या, 3 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर डेप्थ डबल कर दी, गहराई को डबल कर दिया, तो बात बिल्कुल आसान सी है। अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कितना है, 1 इंटू 10⁵ ही है, लेकिन अब गहराई कितनी कर दी, 2h कर दी। अच्छा बताइए, अगर रो जी एच की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ है, तो h को डबल करोगे तो ये प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर आप 2h नीचे आओगे तो प्रेशर 4 इंटू 10⁵ बढ़ जाएगा। P0 तो रहेगा ही, P0 में और कितना ऐड हो जाएगा, रो जी एच, लेकिन h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h है, ठीक है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं। तो h नीचे आने पे प्रेशर रो जी एच से बढ़ा, और वो रो जी एच की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ दी हुई है। हम दुगने नीचे चले गए तो फिर प्रेशर इसका भी डबल होके कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁵ हो जाएगा। उसमें P0 ऐड करोगे तो अब नेट प्रेशर हो जाएगा 5 इंटू 10⁵। ये आ गया फाइनल प्रेशर। तो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है इंक्रीज इन प्रेशर, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। अच्छा परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये होता है परसेंटेज इंक्रीज। ये फाइनल माइनस इनिशियल केवल इंक्रीज होता। अच्छा फाइनल कितना है, 5 है, 10⁵ तो खैर कैंसिल हो ही जाएगा। 5 इनिशियल कितना था, 3 था, है ना, इनिशियल कितना था, 3 था, तो 5 माइनस 3 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 इंटू 100 कितना हुआ, 200 अपॉन 3%। 200 अपॉन 3%, ऑप्शन नहीं दिख रहा, दिख रहा है फर्स्ट। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा फर्स्ट अपने पास, ठीक है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, रो जी एच से बढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम रहा,
है ना, वो 10 की पावर 5 रहा, नीचे जाने पे प्रेशर 3 इंटू 10 की पावर 5 कैसे हो गया, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 5 ऐड कर दिया होगा आपने, तो रो जी एच की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 है, एच को डबल कर दोगे तो जो 2 इंटू 10 की पावर 5 था वो 4 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ोगे तो नेट प्रेशर 5 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, पहले 3 था बाद में 5 था, 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 3 इंटू 100 200 अपॉन 3 आ जाएगा। ओरली हो जाएंगे क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स अच्छे रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए। चलिए ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया है। ऑप्टिक्स में बोला हुआ है द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म इज मिनिमम। बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम दिया हुआ है। अगर आपने, वैसे तो ये सबको याद रहता है, फिर भी अगर मैं कंसेप्ट से बताना चाहूँ आपको, तो डेविएशन जो होता है ना उसका कर्व कुछ ऐसा आता है, डेविएशन का कर्व ऐसा आता है, ये डेविएशन होता है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था और यहाँ पे मिनिमम डेविएशन इस पॉइंट पे मिलता है बच्चों, मिनिमम डेविएशन इस पॉइंट पे मिलता है। वैसे हर डेविएशन 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलता है ना, ये थ्योरी में पढ़ाते हैं हम आपको। एक को अगर हम आई मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाता है, ई हो जाता है। फिर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को ई कर दोगे तो दूसरा वाला एंगल आई हो जाएगा। मतलब 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम डेविएशन मिलता है, लेकिन मिनिमम डेविएशन पे वो दोनों एंगल सेम हो जाते हैं। मतलब मिनिमम डेविएशन पे आई और ई दोनों बराबर हो जाते हैं। ये आप ग्राफ से देख सकते हो, ठीक है। और यहीं से हम लोग पढ़ाते भी हैं आपको कि मिनिमम डेविएशन बिल्कुल सिमेट्रिकल केस होता है। सिमेट्रिकल मतलब यहाँ से जो लाइट आएगी उसका एंगल आई है, तो जो बाहर लाइट निकल रही होगी उसका एंगल भी कितना होगा, आई होगा। नीचे वाले बेस के पैरेलल ही लाइट जाएगी, आई और ई बराबर भी होगा। बराबर होके किसके बराबर होगा, प्रिज्म एंगल का हाफ होगा। तो मिनिमम डेविएशन बिल्कुल सिमेट्रिकल केस होता है। इसका मतलब ऑप्शंस देख लीजिए, इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म, सही बात है, सिमेट्रिक हो जाएंगी। रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल हो जाती है ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल केस है तो पैरेलल हो जाती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, बिल्कुल सही बोला हुआ है। एंगल ऑफ इमरजेंस इज डबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं बच्चों वो बराबर हो जाता है, तो डी ऑप्शन गलत है इसमें। ए बी सी वो तीनों ऑप्शंस सही हैं, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए 5th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। सिमेट्रिकल केस होता है, मिनिमम डेविएशन का सब चीज़ें सेम रहती है, ये वाली लाइन बराबर रह जाती है, ये एंगल्स बराबर हो जाते हैं आई और ई, बिल्कुल सेम केस है ना, तो वो पता होगा तो आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिख रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस आते रहते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस हैं ये। बताइए क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी हुई है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों सी का फॉर्मूला होता है ई बाय बी, सी का फॉर्मूला होता है ई बाय बी, या तो ये आपको याद हो, वरना इसकी एक घटिया सी ट्रिक भी है। वो घटिया ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, क्यू ई होता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी होता है। तो डायमेंशन तो बराबर कर ही सकते हैं अपन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, और वी की वैल्यू अगर सी आ जाएगी तो सी की वैल्यू ई बाय बी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। चलिए सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 वो ले ली जाए। ई के बारे में हमें आइडिया है नहीं, ई निकालना है। नीचे बी आएगा 8 इंटू 10 की पावर -8, तो 10 की पावर 8 10 की पावर -8 कैंसिल हो गया। 8 इंटू 3, ई की वैल्यू आ जाएगी 24, ई की वैल्यू आ जाएगी 24 के बराबर। 24 में आंसर एक्स डायरेक्शन भी है, -x डायरेक्शन भी है, मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आप आंसर में डायरेक्शन भी बताएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें आपको समझ में आना चाहिए, इस तरीके की होती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ई वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन होती थी। मतलब ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना, ये ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होती है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेलोसिटी जो होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होती है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि इज ट्रेवलिंग इन वाई डायरेक्शन, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दी हुई है, वाई डायरेक्शन में, मतलब जे कैप में दी हुई है। तो वेलोसिटी किस में दी हुई है, जे कैप में दी हुई है, तो ई क्रॉस बी भी जे कैप ही आना चाहिए। बी आपको दिया हुआ है जेड में, बी आपको दिया हुआ है जेड में, तो जेड से अगर आप क्रॉस करेंगे -i का, -i क्रॉस जेड मतलब के कैप है, तो बताइए -i क्रॉस के करते
तो आई क्रॉस के माइनस जे आता, माइनस जे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप आ जाएगा। इसका मतलब माइनस आई डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डायरेक्शंस हैं, हमें वेलोसिटी दी हुई थी वाई डायरेक्शन में और वेलोसिटी ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ गया बच्चों। ग्रेविटेशन का मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉमेट फ्रॉम सन। तो ये सूर्य भगवान बना लीजिए, सन बना लीजिए, जो प्लैनेट्स हैं उनको मान लीजिए इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरीके से घूम रहे हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दे रखी है, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कॉमेट फ्रॉम सन आर 1.6 इंटू 10 की पावर 12, ये मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1.6 इंटू 10 की पावर 12 है ना, ये डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस। और ऐसे ही यहाँ से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 8 इंटू 10 की पावर 10 ये दे रखा है। स्पीड ऑफ कॉमेट इज 6 इंटू 10 की पावर 4 नियरेस्ट पॉइंट पे, तो पास वाले पॉइंट पे इसकी स्पीड दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर 4, 6 इंटू 10 की पावर 4 ये स्पीड दे रखी है। बच्चों आपको पता होगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसमें एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व मानते हैं, m इंटू वी इंटू आर को कांस्टेंट मानते हैं, मतलब v1 r1 को v2 r2 के बराबर माना जा सकता है। ये सवाल हो चुका है, v1 r1 को v2 r2, तो v1 r1 मतलब सेम पॉइंट का v और r लिखना। लोग बाग इसे v और r इन्वर्स रेशियो भी बोलते हैं, वो भी सही बात है। तो v और r इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो v और r इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, या एक बार वैल्यूज लिख देते हैं अपन, 6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 10, और ऐसे v2 यहाँ का v2 क्या होगा वो तो अपने को निकालना है, और 1.6 इंटू 10 की पावर 12, 1.6 इंटू 10 की पावर 12, तो ये सब दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 8 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 0.2 आता, 8 इंटू 0.2 1.6 हो जाता। अच्छा और बताइए, यहाँ पे अगर हम देखते तो 10 की पावर 10 है, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 बाकी रह जाता, और 10 की पावर 2 बाकी रह जाता, तो इधर कितना बाकी है, 6 इंटू 10 की पावर 4, तो इधर तो बाकी है 6 इंटू 10 की पावर 4, और इधर बाकी है v2 इंटू 20, 0.2 इंटू 100 करेंगे तो 20 आ जाएगा। बस यहीं से आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि v2 की वैल्यू आ जाएगी 600 है ना इंटू 100 अपॉन 20। तो 10 की पावर 4 को मैंने क्या लिख दिया, 100 इंटू 100 लिख दिया। 20 को इससे कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 से कितना 30 और 2 0 मतलब 3000 मतलब थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। 7th क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 8 वो देख लेते हैं। जियो मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। क्या कहा हुआ है, बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, एक बार मैग्नेट है उसको प्लेस किया हुआ है मैग्नेटिक मेरिडियन में, नॉर्थ पोल वो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है। तो नॉर्थ पोल अर्थ का अपन ऊपर की तरफ मानते हैं, तो ये मैग्नेट मैंने ऐसे बना लिया बच्चों, इस तरीके से क्या बन गई है, मैग्नेट बन गई है। ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ये अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है, ऐसा बोला गया है। ये साउथ पोल है, मैग्नेट का साउथ पोल है, इसकी आपको लेंथ दी गई है। अब ये अगर डायपोल आप मानो इसे, तो डिस्टेंस वैसे बीच से मेजर करते हैं, डायपोल है कि नहीं है वो बाद में पता लगेगा, किस पॉइंट की ये बात कर रहा है उसको देख के। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, मतलब 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएंगी। उसके बाद आपको इसमें बोला गया है कि एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट मिला, न्यूट्रल पॉइंट। बच्चों न्यूट्रल पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिला है अपने को BH है ना। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है आपको, 0.4 गॉस के बराबर दिया गया है। गॉस की वैल्यू भी अगले ने आपको शराफत दिखाते हुए दी हुई है, वरना पता होनी चाहिए, 10 की पावर -4 टेस्ला। तो 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। अब इसमें क्या है, कैलकुलेशंस तो जो भी होंगी वो अपन मैथ्स के स्टूडेंट है तो अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी,
लेकिन कंसेप्ट की जहाँ तक बात है, आप ये बताइए कि यहाँ पे ये साउथ और नॉर्थ ये जो बन रहा है, इसमें अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लो। और नहीं कंफर्टेबल हो, आपको रिजल्ट नहीं आते हो, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, तो फिर अपने को एक एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये जो नॉर्थ होता था ये प्लस चार्ज की तरह बिहेव करता था, प्लस के कारण फील्ड किधर आएगा, प्लस के कारण फील्ड आएगा ऐसे बाहर की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आसान होता है तो बाहर की तरफ आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो वही मैं लिख देता हूँ के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहाँ आर मैंने ये वाली डिस्टेंस लिखी है। बच्चों के वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट है, मैग्नेटिज्म में के की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख लेंगे, क्यू की जगह स्मॉल एम छोटा एम लिख लेंगे अपन, है ना। ऐसे ही माइनस के कारण भी फील्ड इधर आएगा, माइनस के कारण फील्ड अपनी तरफ आएगा, है ना, वो भी सेम आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही आएगा। इनका नेट फील्ड बच्चों नीचे की तरफ आ जाएगा, नेट फील्ड इनका किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी कह लो, क्वेश्चन सेम ही बनेगा। अच्छा, अब इसको डायपोल मानने की भूल मत करना कि सर इसको डायपोल मान लो और ये वाला पॉइंट इक्वेटर पे आ जाएगा। तो इक्वेटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता था, तो डायपोल की डायरेक्शन तो साउथ से नॉर्थ होती है, तो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किधर होता था, डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट। तो इनका रिजल्टेंट तो वही अपोजिट आ रहा है, आना भी चाहिए था, हमें पता है, लेकिन ये डायपोल नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा होती है ना तब अपन इसे डायपोल मानते। मान लीजिए ये 18 ना देके 1800 दिया होता, तो 1800 बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ये 7 या 7 को मिला के 14, इसलिए तब हम उसे डायपोल मानते हैं। अभी ये डायपोल नहीं होगा, इसलिए अपने को इंडिविजुअली चार्ज या इंडिविजुअली पोल्स के कारण फील्ड निकालना पड़ रहा है। अच्छा, तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी कह लो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूलेज तो चेंज कर ही सकते हैं अपन। उसमें आप ये एंगल मान लीजिए, ये एंगल थीटा मान लेते, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल अगेन कितना हो जाता बच्चों, थीटा हो जाता, और इनका नेट रिजल्टेंट कितना आता, ये एंगल भी कितना हो जाता, थीटा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ नेट रिजल्टेंट आ जाता, बताइए, यहाँ से भी इसका बी कॉस थीटा, इधर भी बी कॉस थीटा, 2b कॉस थीटा। बच्चों ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में कहाँ से कहाँ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो देखिए अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आगे की तरफ होगा, और मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा पीछे की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि दोनों बराबर हो रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 करना है। कैलकुलेशन भले ही हो सकती है बट कंसेप्ट्स यहाँ से जो आए उनको आप सीख लीजिए। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें बी एच को किसके बराबर करना है, 2b cos थीटा के बराबर। बी एच को 2b cos थीटा के बराबर अगर आप कर देते हो तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बी एच आपको दिया हुआ है 0.4 इंटू 10 की पावर -4, 2 को 2 रहने दीजिए, b कितना हो जाएगा, b की वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर यहाँ पे k क्या होगा, k होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, k कितना होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, और म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना होता था 10 की पावर -7, है ना। q कितना होगा सर, q का काम करेगा स्मॉल m, q का काम कौन करेगा, स्मॉल m करेगा। अच्छा तो ये तो के क्यू आर स्क्वायर, बच्चों r ये वाली डिस्टेंस है, r ये वाली डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से 7 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर उसका रूट, है ना। ये कितना हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन तो करवाएगा ही आपसे। अभी मैं खैर इसे आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि कॉस थीटा में भी मेरे को आर मिलने वाला है। कॉस थीटा कितना होगा बच्चों, यहाँ से अगर कॉस थीटा देखोगे आप तो कॉस थीटा आ जाएगा 18, है ना, बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आर आ जाएगा। तो 18 मतलब 18 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन आर और आ जाएगा यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे सब वैल्यूज हैं आपके पास, सारी वैल्यूज हैं आपके पास। नीचे आर क्यूब दिख रहा है आपको, नीचे आर क्यूब दिख रहा है आपको, है ना। तो अगर इसे अपन थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये जैसे यहाँ पे इसको आप लिख सकते थे 4, है ना, और ये मैंने पॉइंट हटा लिया, पॉइंट हटाया मतलब ये 10 की पावर -5 हुआ, 10 की पावर -5 था और ये पॉइंट भी हट गया, और इधर 10 की पावर -7 था, 10 की पावर -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, तो वो 10 की पावर 2 हो जाएगा। और इधर बच्चों 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। स्मॉल m भी है यहाँ पे, 10 की पावर -2 है,
और नीचे आ जाएगा आर क्यूब, और नीचे अगर आर क्यूब आएगा तो आर की वैल्यू आपको ये बताई हुई है, √7 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। बच्चों याद रखना ये आर की वैल्यू जो आ रही है ये किस में आ रही है, सेंटीमीटर में। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे तो मीटर में लिखने के लिए इसको आपको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 10⁻⁻2 और क्यूब करोगे तो 10⁻⁻6। यहाँ पे सब चीज़ें हैं तो यहाँ से तुमको m मिल जाएगी, पोल स्ट्रेंथ। लेकिन अपने से क्वेश्चन में पूछा हुआ है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है कैपिटल M पूछा गया है। कैपिटल M की वैल्यू बच्चों m × L के बराबर आ जाएगी। M आपके पास यहाँ से आ ही जाएगा। L लेंथ ऑफ मैग्नेट कितनी दे रखी है, 14। तो हमारा फाइनल आंसर है M की वैल्यू m × 14 × 10⁻⁻2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। m की वैल्यू कहाँ से मिलेगी बच्चों, यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि सारे आपको दिए हुए हैं एक एक वैल्यूज़। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे स्मॉल m के, और m के जो भी आंसर है वो यहाँ पे रखेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर इसका थर्ड ऑप्शन आने वाला है। कैलकुलेशन आप कर लेना। कंसेप्ट्स के लिहाज से ये एक अच्छा सवाल है। डायपोल बनेगा नहीं क्योंकि ये 18 है ना, स्मॉल डिस्टेंस है। अगर ये लार्ज डिस्टेंस होती तब तो हमें रिजल्ट वैसे ही याद थे, एक्सिस पर 2 kp/r³, इक्वेटर पे kp/r³ अपोजिट डायरेक्शन में, वो सब लगा सकते थे। बट अभी ये डायपोल बना नहीं है, इसलिए इसमें इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं अपन। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो हीट आ गया है। इसमें आपसे बोला गया है कि अपने को द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अच्छा प्रेशर निकालना है तो PV = nRT। ये इक्वेशन आप लगा सकते हो, PV = nRT। प्रेशर गैस का P अपने से पूछा गया है, वॉल्यूम V दिया ही गया है। बच्चों मोल्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो मोल्स मिक्सचर के कितने होते थे, मिक्सचर के अगर मोल्स अपने को निकालने हैं तो आपको सारे मोल्स को ऐड करना पड़ेगा, N1 + N2 + N3। सारे मोल्स को ऐड कर दीजिए। अब क्या क्या है यहाँ पे, 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 32 आ जाएगा, प्लस 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी 28 होता है। ऑक्सीजन का 44 ग्राम, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता था, CO2 का 32, और तो 44 ही होता था मतलब। तो यहाँ पे वापस से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 44 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये अपन ने क्या कर दिया है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये अपने पास 32 और 12 मिला के ये हो जा रहा है 44। और ये क्या लिखा है, PV = nRT। बस आंसर आ गया अपने पास। ये कितना है, ये 1 है, ये भी 1 है, और ये कितना है, 1/2 है। तो 1 + 1 + 1/2 तो 2, और 2.5 को 5/2 लिख सकते हो, 2.5 को 5/2 इसी में दिख रहा है। तो 9th का आंसर जो आ जाएगा, थर्ड ही आंसर आ जाएगा। V को नीचे ले जाओगे तो यही थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। मोल्स निकाल लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी सवाल किए 9 में 8th क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है आसानी, बट ये सारे सवाल होने चाहिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th भी हीट का ही क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क कैसे फंक्शन है। बच्चों हीट और वर्क पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मतलब बिना प्रोसेस के आप वर्क बता नहीं सकते हो। मैं आपसे बोल देता कि अभी गैस PV पे है, गैस का प्रेशर वॉल्यूम P और V है, फाइनली गैस का प्रेशर और वॉल्यूम 2P और 2V हो गया, तो बताइए कि कितना वर्क होगा। नहीं बता सकता कोई भी, क्योंकि हमने प्रोसेस बताया ही नहीं ना। मैं बोलता आपसे कि कोई प्रोसेस है, जैसे PV था और बाद में P2V हो गया, तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक का आप फॉर्मूला लगा के वर्क डन निकाल सकते थे। स्टेट फंक्शन नहीं है कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पता हो तो आप वर्क निकाल सकते हो या हीट निकाल सकते हो।
ठीक है। तो वर्क के फॉर्मूले ही अलग अलग होते हैं, अगर बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा हो तो वर्क के फॉर्मूले ही अलग अलग होते हैं यार, आइसोबारिक का अलग होता है, आइसोथर्मल का अलग होता है, तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और हीट के भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो दूसरा, कांस्टेंट प्रेशर है तो दूसरा। तो ये हीट और वर्क बच्चों कैसे प्रोसेसेस हैं, वर्क या हीट कैसे आपको प्रोसेस बताए जाएं, तो ये ऐसे प्रोसेस हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं, रास्ते पर डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शन हो जाएंगे। ये डिस्प्लेसमेंट के जैसे नहीं है, ये डिस्टेंस के जैसे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल फाइनल पॉइंट बता दो, उसे स्टेट फंक्शन कह देते हैं अपन, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी, पाथ फंक्शन। तो ये पाथ फंक्शन है, बिना प्रोसेस के बता नहीं सकते हो आपकी वर्क कितना होगा, है ना। तो ये पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अपन 10th के आगे 11th क्वेश्चन पे आ गए। चलिए 11th क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन आ गया। 4 इक्वल मासेज m आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। बच्चों 4 मासेज m रखे हुए हैं, ध्यान करना ये पॉइंट मासेज हैं। तो जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट मासेज हैं कि जुड़े हुए मासेज हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मासेज हैं कि कंबाइंड मासेज हैं। जैसे रॉड हुआ तो रॉड में कंटिन्यूअस मास है, लगातार मास है, तो फिर वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन मासेज अलग अलग होते हैं तो फिर एम आर स्क्वायर सबका जोड़ना पड़ेगा, है ना। और पॉइंट मासेज में कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरम नहीं लगती है कि पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी, वो सब कंटिन्यूअस मास के लिए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सारे मासेज अलग अलग हैं, इसीलिए आप यहाँ पे एक ही तरीका है m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, उसी से इसका आंसर निकालो। इसने एक्सिस दी होगी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू db। तो पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू db, तो एक एक्सिस बना ली मैंने, एक अक्ष बना लिया मैंने जो a से पास हो रहा है और d और b के पैरेलल है, तो ये रही एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बच्चों इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मास तो इसी एक्सिस पर है, इससे कोई डिस्टेंस ही नहीं है, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ये इतनी दूरी पर है, ये दूरी √2l हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ये l और l है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, है ना, कर्ण कितना हो जाएगा, √2l हो जाएगा, रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो m इंटू √2l का स्क्वायर। चलिए इसका भी अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वाली डिस्टेंस इस पूरी डिस्टेंस की हाफ दिख रही है, यहीं पे तो है ये वाला मास, तो ये √2l का हाफ करोगे तो √2l/2 आ जाएगी। √2l/2 को तुम l/√2 लिख सकते हो, तो ये वाली डिस्टेंस l/√2 आ जाएगी। तो m इंटू l/√2 का स्क्वायर, m इंटू l/√2 का स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। और ये भी उतनी डिस्टेंस पे, ये भी l/√2 ही है, तो चौथे वाले पॉइंट मास का भी m इंटू l/√2 का स्क्वायर। ये अपने पास सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएंगे, ऐड कर दो इन्हें। देखिए ये पहली वाली टर्म कितनी आ जाएगी, 2ml स्क्वायर आ जाएगा। 2ml स्क्वायर कैसे आ जाएगा, √2l का स्क्वायर 2l स्क्वायर इंटू m, ये कितना बनेगा, ml स्क्वायर 2 बनेगा, है ना, ml स्क्वायर 2, ml स्क्वायर 2। और लास्ट वाली टर्म भी कितनी बनेगी, ml स्क्वायर 2 ही बनेगी बच्चों। ml स्क्वायर 2, ml स्क्वायर 2, वो ml स्क्वायर, उसमें 2ml स्क्वायर जोड़ोगे 3ml स्क्वायर, 3ml स्क्वायर ऑप्शन, ये ml स्क्वायर 2ml स्क्वायर, ये थर्ड ऑप्शन है 3ml स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 3ml स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पॉइंट मासेस थे, इसलिए m इंटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, उसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए अपन। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है कि कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ l, क्रॉस सेक्शन एरिया a, रेसिस्टिविटी रो, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस v है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। चलिए तो v इक्वस टू IR लगाया मैंने इसमें, v इक्वस टू I और R की जगह ρl/a। तो बताइए I की वैल्यू यहाँ पे मेरे को दिख रही है VA/ρl, ये I की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन ने बोला है कि लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, तो लेंथ को डबल कर देंगे तो इसकी जगह डबल मतलब 2l कर देना, और एरिया हाफ कर दिया। एरिया हाफ कर दिया तो a को जब 2 से डिवाइड करोगे, अच्छा तो l को तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 भी नीचे लिखा हुआ है, एरिया को 2 से डिवाइड किया तब भी 2 नीचे लिखा हुआ है, तो 2 और 2 नीचे 4 का फैक्टर आने लग जाएगा, नीचे 4 का फैक्टर,
है ना, तो आंसर यही आएगा वी ए बाय रो एल और नीचे 4 का फैक्टर और आएगा, तो वी ए बाय रो एल नीचे 4 का फैक्टर, 12th का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, आपको सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, उसमें क्या डबल किया है क्या हाफ किया है लिख दो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। सूडो फोर्स का क्वेश्चन है, न्यूटन लॉस का क्वेश्चन मान सकते हो, सूडो फोर्स का क्वेश्चन है। टाइम पीरियड टी दिया हुआ है, टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, है ना। उसके बाद लिफ्ट क्या कर रही है, ये स्टेशनरी लिफ्ट में था इसलिए ये फॉर्मूला है ना। उसके बाद लिफ्ट g/2 से मूव कर रही है, कहाँ मूव कर रही है, यही इंपॉर्टेंट है, कहाँ मूव कर रही है, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड। अच्छा, लिफ्ट ऊपर जा रही है, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है ना बच्चा, तो इसमें सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, और सूडो फोर्स नीचे लगेगा तो नया टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस g/2। सूडो फोर्स का कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, जो चीज़ चले आप अपने आप को उसी पे मान लो, आप हो जाओगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय तंत्र, और जिधर भी आपका एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट सूडो फोर्स लगाना है। मैं लिफ्ट के अंदर मान लिया मैंने अपने आप को, और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं जिसको भी देखूंगा उस पर सूडो फोर्स सूडो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग जाएगा। तो नीचे जी तो लग ही रहा था, g/2 और ऐड कर दिया, बस यही आंसर है। इसको आप लिख सकते थे 2 पाई रूट एल बाय, ये g प्लस g/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3g/2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से √2/3, ये √2/3 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 पाई एल और g की जगह t लिख सकते हो, तो √2/3 इंटू टी, तो 13th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4th अपने पास, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, अगेन आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैकेनिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, v और x का ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है। अब मैकेनिक्स के सवालों में बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जो भी तरीका समझ में आए उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मैं सबसे आसान तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मेरे को v दिया हुआ है, x दिया हुआ है और a पूछा हुआ है। तो v, x और a, क्या अपने पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिससे v, x और a ये सब हम निकाल सकते हैं? तो इक्वेशन होती थी a = v dv/dx। a कितना होता था, v dv/dx। अब v निकालना पड़ेगा बच्चों। ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, देखो, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, y = mx + c। तो y में तो तुमने v लिख रखा है, y में तो तुमने v लिख रखा है। m स्लोप होता था, स्लोप tan थीटा होता था, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। ये परपेंडिकुलर 40 दिख रहा है मेरे को, 50 से 10 मतलब 40, और ये बेस मेरे को 200 दिख रहा है बच्चों, बेस 200। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 40/200। x की जगह x लिखा हुआ है, c 10 है, c मतलब वो पॉइंट जहाँ पे लाइन y एक्सिस को काटेगी वो 10 है। ये v की इक्वेशन है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, v dv/dx। v की ये वैल्यू है, ये वैल्यू दिख रही है x/5 + 10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 4/20, 1/5 आ जाएगा। तो ये a की वैल्यू है, v की जगह v लिख दिया। dv/dx, dv/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, 4/20 मतलब 1/5 बच जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन आएगा कब तक, जब तक ये लाइन आपको दी गई है, ये लाइन ना यहाँ पे ख़त्म हो गई है ना, मतलब 200 तक एक्सेलरेशन कुछ ऐसा रहेगा। जब x 200 है, x <= 200, या तो ऐसे लिख दो, x 200 से कम होगा तब तक ये रहेगा। उसके आगे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 आएगा। तो 200 के आगे कोई ग्राफ आना नहीं चाहिए, और 200 से पहले स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। a और x में चाहिए ना, तो ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, इसको y मान लेना, और ये x दिया ही हुआ है, तो y = mx + c जैसा ही दिख रहा है ये अपने को। एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए 200 तक, और 200 के आगे एक्सेलरेशन का कोई भी ग्राफ नहीं आएगा। तो आप मेरे को ये बताइए कि इसमें स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए और उसके आगे कोई भी ग्राफ नहीं आना चाहिए, तो आप बड़ी ही आसानी से वैल्यूज़ बता सकते हैं मेरे को सेकंड और
ये थर्ड ऑप्शन, ये तो गलत हो गए, क्योंकि 200 से कम पे स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो फर्स्ट या फोर्थ में से आंसर आएगा। बच्चों 200 के आगे एक्सेलरेशन 0 है, 200 के आगे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। यहाँ पे 200 के आगे भी एक्सेलरेशन दे रखा है 18 के बराबर, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। तुम वैल्यूज भी निकाल सकते हो बट ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट, क्योंकि 200 तक स्ट्रेट लाइन और 200 के बाद एक्सेलरेशन 0, यही इसका आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए अपन। क्वेश्चन नंबर 15 कम्युनिकेशन का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया है कि 25 मीटर लॉन्ग एंटीना इज माउंटेड ऑन एन एंटीना टावर। तो एक टावर है, उस टावर के ऊपर कोई एंटीना लगाया गया है ना, और द हाइट ऑफ द एंटीना टावर इज 75। तो ये तो आपको 25 दे रखा है, 25 मीटर, और ये 75 मीटर दिया हुआ है। तो वेवलेंथ ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय एंटीना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो एंटीना की लेंथ होती है ना वो λ/4 की टर्म्स में होनी चाहिए। तो ये λ/4 से छोटी ही होनी चाहिए, तभी उस लैम्डा को वो ट्रांसफ़र कर सकता है ना। तो λ/4 से छोटी मतलब लेस देन इक्वल टू λ/4, ये 25 जो है ये λ/4 से छोटा होना चाहिए। डायरेक्टली रिजल्ट है, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 100 से कम आनी चाहिए। 100 से कम 300, 400, 200, 100 आ गया आंसर। 15th क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा। तो जो अगर लैम्डा वेवलेंथ ट्रांसमिट कर रहा है तो उसकी लेंथ λ/4 से छोटी ही होनी चाहिए। अगर पता है आपको तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अगले प्रश्न में चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स का ही ये अगेन क्वेश्चन है, और ये रिपीट हुआ है, इसी साल ये नीट में भी आया था और देखिए जेईई मेंस में भी आया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रिलेशन बिटवीन एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। बच्चों जो एवरेज डेंसिटी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, वो सेम होती है, इसीलिए 16th में फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज हैं, हम प्रूव भी करते हैं। ई और बी परपेंडिकुलर होते हैं, ई और बी सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब जब एक मैक्सिमम होगा तब दूसरा भी मैक्सिमम होगा, समझ रहे हैं आप। और दोनों की एवरेज एनर्जी भी क्या होंगी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो वही पूछा हुआ है, 16th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा अपने पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, अगले प्रश्न में चलते हैं। 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये आपको सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको आउटपुट बताना है। यहाँ पे आउटपुट कैसा दिखेगा आपको, अब घबराने का नहीं, यहाँ पे आउटपुट मतलब इन दोनों के बीच में आपको ग्राफ कैसा दिखेगा। अब ये बताओ मेरे को आप, इसमें सबसे पहले हाई इनपुट आया, सबसे पहले हाई इनपुट आया ना। हाई इनपुट का मतलब क्या है, यहाँ पे बैटरी लगा दी आपने। हाई इनपुट का मतलब बैटरी लगा दो आप, हाई पोटेंशियल दे दो, ऐसा कुछ मान लो। अगर बैटरी लगा दोगे ना तो शुरुआत में ये कैपेसिटर की क्या हो रही होगी, चार्जिंग, है ना। ये इनपुट दे रहे हो आप, इनपुट ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा इनपुट मान लो, ये इनपुट आ रहा है इस तरीके से, जो इनपुट बनाना है इस तरीके से इनपुट आ रहा है। दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, इस तरीके से इनपुट आ रहा है, तो ऐसे इनपुट आ रहा है, ये मान लीजिए, है ना। तो अगर आप ये मानिए कि शुरुआत में यहीं से स्टार्ट हुआ है, ये पल्स बनाई हुई है बट ये स्टार्ट ऐसे हो रहा होगा, इस तरीके से ये इनपुट जा रहा है। तो सबसे पहले 1 आया होगा, हाई आया होगा। हाई मतलब बैटरी लगी होगी, कुछ पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये कैपेसिटर क्या होगा बच्चों, चार्ज होगा, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद ना ये लो इनपुट 0 आएगा। 0 मतलब यहाँ से बैटरी हटा दी। जब बैटरी हटा दोगे तो ये ग्राफ केवल ऐसा बन जाएगा बच्चों। अब बताओ, शुरुआत में जब हाई इनपुट दिया तब तो कैपेसिटर चार्ज हुआ, तो चार्जिंग का ग्राफ ऐसा कुछ आता था बच्चों, चार्जिंग। लेकिन इसके बाद कैपेसिटर चार्ज हो गया तो अगली ये जो इंस्टेंस है, इस पे बैटरी ने, यहाँ पे बैटरी बनेगी नहीं, कुछ इनपुट नहीं दिया, तो ये कैपेसिटर इस रेजिस्टर की मदद से डिस्चार्ज होने लग जाएगा, तो डिस्चार्जिंग का करवाएगा। फिर वापस से हाई दोगे, वापस से बैटरी लगाओगे, तो वापस से ये कैपेसिटर क्या होने लग जाएगा, चार्ज होने लग जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चार्जिंग का ग्राफ आने लग जाएगा।
तो वापस से चार्जिंग। वापस से जब लो इनपुट आएगा, तो लो इनपुट आने का मतलब ये है, जीरो आने का मतलब कुछ नहीं लगाया है, तो वहाँ पे कैपेसिटर ही इस रेजिस्टर को एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, खुद डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो ऐसे आ जाएगा। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कर्व आएगा, इस तरीके का कर्व आएगा, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं अपन। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों केवल किस पर डिपेंड करता है? जो फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी फोटोन की है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट अगर आपको पता हो, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वर्क फंक्शन होता और यहाँ पे लाइट आ रही होती 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता उसकी मैक्सिमम एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट होता। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे लाइट आती 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो 8 - 4, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट होता। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल किस पे डिपेंड करता है? फोटोन की एनर्जी पे। फोटोन की एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। इसका 18th का आंसर बच्चों 4th आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ब्लॉक 200 ग्राम का है, रिवॉल्व कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। बच्चों हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ये रिवॉल्व कर रहा है और इसकी रेडियस दी हुई है 40 सेकेंड टू स्टॉप कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, इफ़ ब्लॉक टेक्स 40 सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड द नॉर्मल फोर्स। अच्छा, तो इसमें इस तरीके से मान लीजिए बच्चों, कोई डेथ वेल मान लीजिए, कोई मौत का कुआं मान लीजिए, है ना। इसके अंदर कोई भी एक मास है और वो मास क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो मास रिवॉल्व करेगा तो बाहर की तरफ लगा दीजिए m⍵²r, है ना। इसी के ऊपर अपन बैठे हुए हैं, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए, तो हमारा एक्सेलरेशन के अपोजिट सूडो फोर्स लग गया, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और अंदर की तरफ n आ जाएगा बच्चों। यहाँ से आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी m⍵²r। सॉल्व कर लो, m की वैल्यू है 200 अपॉन 1000 कर देना। ओमेगा होता है 2π/t, 2π/t, t आ जाएगा 40 उसका स्क्वायर, r आ जाएगा 20/100, r आ जाएगा 20/100। सारी वैल्यूज आपको दे दी गई हैं, इसको अपन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिए, बताइए सॉल्व अगर इसे अपन करेंगे तो यहाँ पे 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये 0 कैंसिल हो गए। ऊपर 2/100 ये लिखा हुआ है, 2/100। इधर क्या लिखा हुआ है? 4π², है ना। इसका स्क्वायर करोगे 4π², नीचे 40, तो 40 × 40 कर लेना, और इधर 2 लिखा ही हुआ है। तो यहाँ से इसको 4 से 4 ये कैंसिल कर लेना, और 2 × 2 आप देखोगे तो 4 आ गया। अच्छा, वो 4 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 × 2 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे 10 की पावर कितनी आने वाली है? ये 2 0 और ये 2 0, तो 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -4 ऊपर आ गया। π² लगभग 10 होता है, तो मेरा आंसर आना चाहिए था 10 × 10 की पावर -4। 10 × 10 की पावर -4 देखिए 9.8, पाई का स्क्वायर बोला, ये आपको जी भी बोलते हैं 9.8, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, सर्कुलर मोशन का, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का बहुत आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेक्शन ए का जो आखिरी सवाल है, 2 सेक्शंस में जेईई मेंस का पेपर पूछा जाता है, तो ये 20th क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये सवाल मेरे को दिख रहा है। बताइए क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? ये रॉड आगे जा रही है बच्चों। अब ये रॉड आगे जाएगी तो इसमें चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगता है v क्रॉस b की डायरेक्शन में। v इधर है और b अंदर है। v क्रॉस b की डायरेक्शन निकाल लेना, v क्रॉस b की डायरेक्शन में थंब को रख देना, अंगूठे को रख देना, और b की डायरेक्शन में फिंगर्स को रख देना, और हमेशा राइट हैंड रूल, राइट हैंड से ही सब चीज़ें निकालो। v इधर है, b अंदर है, v क्रॉस b नीचे। बच्चों v क्रॉस b नीचे आने का मतलब पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा। पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा तो यहाँ बैटरी ऐसे बनेगी, बैटरी ऐसे बन गई। अब बैटरी ऐसे बन गई तो इसमें करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, और R1 में करंट फ्लो होगा किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। R1 में करंट कैसे फ्लो होगा? क्लॉकवाइज।
और यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो यहाँ से निकल के R2 में करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से फिर वापस से वो किरचॉफ्स के लॉ के हिसाब से जितना करंट फ्लो हुआ है I1 + I2 वो मर्ज होके यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको करंट की डायरेक्शन पूछी थी, R1 में करंट I1 बताया हुआ है और R2 में करंट I2 बताया हुआ है, तो R1 में करंट आ रहा है क्लॉकवाइज, तो I1 आना चाहिए क्लॉकवाइज, I2 आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए 20 का आंसर थर्ड आ जाएगा बच्चों। तो जेईई मेंस में 30 सवाल आते हैं, ये पहले 20 सवाल जो सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शंस थे ये आपको बता दिए गए हैं। ये सेक्शन ए अपना 2021 में जो जेईई मेंस हुआ है 16 तारीख को मॉर्निंग में, उसके सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बता दिया गया है। इसके बाद बच्चों आता है सेक्शन बी। ये जो सेक्शन बी आता है बच्चों, इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन हैं, ये 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेशन करनी है। जो इंटीग्रल पार्ट दिख रहा है अपने को वही इस क्वेश्चंस का आंसर आने वाला है। तो सेक्शन बी की अपन बात करते हैं। सेक्शन बी में अगर आप देखोगे तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का दिख रहा है। बताइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द इलेक्ट्रिक करंट 5 किलो ओम में। अच्छा, इसमें करंट पूछा हुआ है, तो इसमें करंट पूछा हुआ है, बड़ी आसानी से आ जाएगा। बताइए ये 3 3 और 3 ये पैरेलल में है, 3 3 और 3 पैरेलल में है, तो ये 1 किलो ओम बन जाएगा, है ना। 1/3 1/3 1/3 3/3 हो जाएगा, यानी ये कितना बन जाएगा 1 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 और ये 1 यानी R आ जाएगा 7 किलो ओम। तो I की वैल्यू आ जाएगी V/R, V की वैल्यू है 21, R की वैल्यू है 7 किलो, तो 21/7 बच्चों आ जाएगा 3 मिली एम्पियर। किलो ऊपर जाके मिली हो जाएगा, लेकिन द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर है ना, तो 3 मिली एम्पियर यानी कि 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो भी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेक्शन बी में आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फ्रिंज विथ 6 मिलीमीटर, तो बीटा की वैल्यू 6 × 10⁻³ दी हुई है। आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बट बीटा का फॉर्मूला होता था लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, तो वो लिख लिया है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 6 मिलीमीटर वॉज प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्प्लिट सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर, तो ये स्मॉल d की वैल्यू दे दी है 1 मिलीमीटर। द स्क्रीन इज प्लेस्ड 10 मीटर अवे, है ना, तो बीटा दिया हुआ है 6 × 10⁻³ लैम्डा की वैल्यू ही हमें निकालनी है ना, नैनोमीटर में, ध्यान रहे नैनोमीटर में। तो लैम्डा और d मतलब d आपको दिया गया है 10 मीटर अपॉन स्मॉल d दिया गया है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब कि 10⁻³ तो यहाँ से तुम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो कि लैम्डा कितना आ जाएगा। बताइए ये 6 × 10⁻, ये -6 और ये 10 नीचे आ जाएगा, यानी 10 ऊपर आ जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻⁷। 6 × 10⁻⁷, या इसको 600 × 10⁻⁹ ले सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर ना नैनोमीटर में पूछा हुआ है, 10⁻⁹ बनाना पड़ेगा। तो नैनोमीटर के अलावा क्या दिख रहा है, वही आंसर है। x की वैल्यू 600, तो यहाँ पे x जो है उसकी वैल्यू 600। सेक्शन बी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर 600 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जेईई मेंस का ही पेपर चल रहा है, इसमें थर्ड क्वेश्चन सेक्शन बी में थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको रॉड दिया हुआ है, रोटेशनल का क्वेश्चन दिख रहा है, 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, दिया हुआ है। लास्ट में सपोज डिस्क मेक्स n रेवोल्यूशन, डिस्क ने n रेवोल्यूशन लगाए और n रेवोल्यूशन के बाद इसका ओमेगा कितना हो गया है 50, तो n की वैल्यू अपने को चाहिए। बच्चों इसमें आप इक्वेशन लगाओ, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। अब ये टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हिंज है ये, तो ये कहीं चल तो सकता नहीं है, ये घूमेगा, तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा लगाइए। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 20 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, रेडियस दिया है 0.2, तो 20 × 0.2 टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणा लंबवत दूरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r है
20 इंटू 0.2। अब आई लिखना पड़ेगा, तो ये आपको एक डिस्क दे रखी है, डिस्क का आई किस एक्सिस के अबाउट, अब वो एक्सिस यही है, सेंटर के अबाउट ही एक्सिस है, तो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है mr²/2। m की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, r² 0.2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। इक्वेशन लगाइए टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क की वैल्यू f इंटू आर, आई की वैल्यू mr²/2 इंटू अल्फा। बताइए इसमें 20 से एक 20 कैंसिल हो गया बच्चों, एक 0.2 से ये 0.2 कैंसिल हो गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ से दिख रही है 2/0.2 मतलब 10, 2 ऊपर चला जाएगा, 0.2 नीचे आ जाएगा, 2/0.2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 10 आ गई, तो आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n पूछा हुआ है, तो अपने को अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए जिसमें टाइम नहीं आता हो, क्योंकि टाइम यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ये बताइए मेरे को कि ओमेगा इक्वस टू, मतलब थर्ड इक्वेशन अगर मैं लगाता, तो थर्ड इक्वेशन अगर आपको पता है v² माइनस u², तो v² माइनस u² बराबर 2as, यहाँ से आंसर आ जाएगा। बताइए फाइनली वो 50 के स्क्वायर से रोटेट करने लगी, दिया हुआ है 50 का स्क्वायर, इनिशियली नहीं रोटेट कर रही, 2 इंटू 10 इंटू थीटा। अब उसने n रेवोल्यूशंस किए हैं और एक रेवोल्यूशन में वो 6.28 रेडियन घूमती है, दिया हुआ है। इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन डिस्क रोटेट्स 6.28 रेडियन, या इसको 2 पाई भी लिख सकते थे, तो n इंटू 2 पाई या 6.28। यहाँ से सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी। तो n कितना आ जाएगा यहाँ से, n की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 50 का स्क्वायर यानी 2500, 50 का स्क्वायर यानी 2500, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 40, ये 20 इंटू 2 40, 40 इंटू पाई, 2 इंटू 2 4 इंटू 10 40 पाई, ये n की वैल्यू आ जाएगी। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू अपने को कितनी दिख रही है 250/4 पाई, तो n की वैल्यू आ जाएगी 250/4 पाई या 125/2 पाई, है ना। 2 से और कैंसिल कर दिया, 2 पाई अगले ने 6.28 दिया ही हुआ है, तो 125/6.28, तो 6 इंटू 20 करते तो कितना होता, 120 होता, 20 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। इंटीजर सॉल्यूशन पूछा है, 20 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशंस कर लेना, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, रेगुलर क्वेश्चन है जो आपने क्लास नोट्स में ज़रूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, वैसे तो केमिस्ट्री में आता रहता है। तो बाल्मर सीरीज़ आपको दी गई है, तो लाइमन बाल्मर, इसका मतलब एक फॉर्मूला होता था 1/λ इक्वल्स टू RZ² 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो बाल्मर सीरीज है, मतलब कि n इक्वल्स टू 2 पर ही ट्रांजिशन हो रहा होगा, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है अपने को, λ1 λ2 λ3 कंसीडरिंग बोर एटॉमिक मॉडल द वेवलेंथ फॉर फर्स्ट एंड थर्ड लाइंस। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड लाइन यहाँ पे तो बच्चों क्या है, ये n इक्वल्स टू 1 था, ये n इक्वल्स टू 2 था, और बाल्मर की बात कर रहे थे इसलिए यहाँ पे सेट हो गया है 1/2। इसकी फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ आएगी, n इक्वल्स टू 3 से 2 पे आएगी, ये फर्स्ट लाइन आएगी। सेकेंड लाइन कहाँ से आएगी, n इक्वल्स टू 4 से 2 पे आएगी, और थर्ड लाइन कहाँ आएगी, n इक्वल्स टू 5 से 2 पे आएगी। तो फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी, फर्स्ट लाइन आएगी 3 से 2 पे, तो 1/λ1 बराबर RZ² 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ आई, 3 से 2 आई। सेकेंड लाइन कौन सी होगी, 4 से 2, और थर्ड लाइन क्योंकि λ3 चाहिए तो थर्ड लाइन 5 से 2 में आएगी, तो 1/λ3 वो आएगी RZ² 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो ये 1/λ1 आ गया, 1/λ3 आ गया, सॉल्व कर लो बच्चों इसे आप, ठीक है। तो इसमें अगर मैं थोड़ा बहुत मैथ्स लगाऊं तो 1/λ1 इक्वल्स टू, ये RZ² क्योंकि मैं रेशियो लेने वाला हूँ इसलिए इसे लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 1/4 माइनस 1/9, तो एलसीएम लूँगा तो 9 माइनस 4, ऊपर 5 आ गया और नीचे 36 आ जाएगा, है ना, 9 4 36 आ जाएगा। इधर भी 1/λ3 अगर मैं देखूँ तो 25 माइनस 4, ऊपर 21 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि एलसीएम लोगे तो ऊपर 25 माइनस 4
21 और नीचे 25 इंटू 4 100 आ जाएगा। रेशियो ले लीजिए इसका, तो इनका अगर रेशियो लेते तो यहाँ से ना लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, लैम्डा 1 की वैल्यू दिख रही है 36/5, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 36/5, लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी दिख रही है 100/21। रेशियो ले लो बच्चों, तो रेशियो अगर आप लोगे तो यहाँ पे कहीं पे मैं रेशियो लूँ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 3, तो लैम्डा 1 कितना है 36/5, तो 36/5 और लैम्डा 3 कितना आएगा 100, नीचे 100 आएगा तो ये 100 हो गया 100 और ऊपर कितना आ गया 21 इंटू 21, तो ये अपने पास आ जाएगा 21 इंटू 36, 21 इंटू 36/500, 21 इंटू 36/500 इसका आंसर आ जाएगा। तो अपने को निकालना क्या है इसमें, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 3 आर रिलेटेड बाय द फैक्टर x इंटू 10 की पावर -1। अच्छा, अब ये वैल्यू दे रखी है इसने x इंटू 10 की पावर -1, ये वैल्यू कितनी दे रखी है x इंटू 10 की पावर -1, यानी उसे मैंने x बाय 10 लिख लिया, x बाय 10 लिख लिया तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे को दिख रही है 21 इंटू 36/5, 21 को 2.1 लिख लिया मैंने। 2.1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 50 था तो 0 ऊपर 2.1, 36/5 को मैं लिख देता हूँ 36/5 को लिख देता हूँ 7.2, ठीक है। और 21 और 72 इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, डेसिमल लगा देना, आंसर आ जाएगा 21 और 72 मल्टीप्लाई कर लो इसे, 21 और 72 इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 और 72 बता दीजिए, ये आ जाएगा 72, 2 2 जाए 4 आ जाएगा, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये 2 11 और 15.12 आएगा बच्चों आंसर। 15.12 मतलब 15 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि 2 इंटू 7 14 कर दिया, 14 आंसर लगा लिया, तो क्योंकि 2.1 7.2 है तो 15 तक जाएगा वो आंसर, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर 15 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, फॉर्मूलेज आपको आते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 अपने से पूछा हुआ है, जीनर डायोड दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। जीनर डायोड का वोल्टेज 15 वोल्ट है। तो जीनर डायोड क्या होता है कि पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है, इसका पोटेंशियल हमेशा 15 है। बताओ इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर हमेशा 15 है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का भी पोटेंशियल हमेशा कितना है 15। तो मैंने केवल इसके लिए लगाया V = I R, इसका V 15 ही है क्योंकि ये तो पैरेलल है जीनर डायोड के, है ना। तो V = I × R 90, I की वैल्यू आ गई 15/90, ठीक है। तो यहाँ से ये 5 से कैंसिल करोगे 3 आ गया, और 5 1 जा 5 आ जाएगा, 5 8 जा 1/6, 15/6, है ना। तो 15 6 जा वैसे भी 90 होता था, तो कुल मिला के I आ जाएगा 1/6 के बराबर। तो यहाँ से करंट कितना आया है 1/6, तो इसमें कितना करंट जा रहा है 1/6 एम्पियर करंट जा रहा है, ये पता लग गया हमें। अच्छा, ये 22 दे रखा है, इसको 0 वोल्ट मानते, ये भी 0 वोल्ट हो जाता, ये तो 15 वोल्ट होना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि तो जीनर डायोड है, ये 22 वोल्ट होना ही पड़ेगा, दिया ही हुआ है। अब ये 22 है और ये 15 है, तो इसमें फिर V = IR लगाओ। तो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, 22 और 15 का डिफरेंस 7 होता है, तो V = I × 35, V = I × 35, V = IR। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 एम्पियर। तो कुल मिला के यहाँ से कितना करंट गया, यहाँ से करंट कितना जा रहा है 1/5 एम्पियर, है ना। तो यहाँ से करंट जा रहा है 1/5 एम्पियर, यहाँ से 1/5 गया, और यहाँ कितना आ रहा है 1/6 एम्पियर। तो फिर इधर कितना गया होगा, ये 1/5 में से ही तो दोनों गए होंगे ना, तो 1/5 बराबर जीनर में जो भी करंट जाएगा प्लस 1/6, क्योंकि 1/5 करंट आया, उसमें से कुछ जीनर डायोड में चला गया और कुछ आगे चला गया। तो जीनर डायोड में कितना करंट गया, वो आ जाएगा 1/5 माइनस 1/6 यानी 1/30 एम्पियर। तो जीनर डायोड में अगर आपसे करंट पूछा हुआ है तो जीनर डायोड का करंट वो बड़ी ही आसानी से आ जाएगा अपने पास। और जीनर डायोड का करंट आ गया, अब अपने को निकालना क्या था इसमें अपने को निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ पावर डेसिपेटेड। अच्छा, पावर निकालनी है जीनर डायोड की। अब जीनर डायोड की पावर निकालनी है तो मेरे पास जीनर डायोड का वोल्टेज भी है, V भी है, और मेरे पास जीनर डायोड का करंट भी है, I भी है,
और अगर I भी है V भी है तो पावर V इंटू आई होती थी कि नहीं होती थी? तो V है 15, I है 1/30, तो पावर आ गई 1/2। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है पावर है x/10, x इंटू 10 की पावर -1, मतलब x/10 पावर दी हुई है, और x/10 पावर दी गई है तो 10 दूसरी तरफ ले आओ, x की वैल्यू 10/2 यानी x की वैल्यू 5, यही आपसे पूछा गया है, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी इस क्वेश्चन में। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, आप जितना कंफर्टेबल हो आंसर उतनी आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाइए बच्चों। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने से बोला हुआ है कि एक साइन वेव है जिसकी पीक वैल्यू, तो V नॉट या V मैक्सिमम कितना दिया गया है? 250 वोल्ट दिया गया है। अप्लाइड किया गया है LCR में, ठीक है, जिसमें LCR सबकी वैल्यू दी हुई है। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। अच्छा, अब रेजोनेंस के समय रेसिस्टिव नेचर होता है, रेजोनेंस के समय XL और XC बराबर हो जाता है, रेसिस्टिव नेचर रहता है, और अगर रेसिस्टिव नेचर रहेगा तो पावर का फॉर्मूला बच्चों V²/R हो जाएगा। याद रहे V RMS का स्क्वायर/R डायरेक्टली, क्योंकि रेसिस्टिव सर्किट है। अगर RLC में रेजोनेंस है तो रेसिस्टिव सर्किट है, प्रतिरोधी परिपथ है, तो रेजिस्टेंस की जो भी पावर होती थी, क्योंकि V मेरे को दिया है, R भी दिया है, तो V²/R लगा दिया मैंने। करंट में निकालना नहीं चाहता, वरना I²R लगा सकता था। तो V RMS कैसे निकालोगे? 250/√2 का स्क्वायर। ये √2 कैसे आ गया? सर मैक्सिमम को √2 से डिवाइड करेंगे तभी V RMS आने वाला है, इसीलिए हमने इसे √2 से डिवाइड कर दिया है। उसके बाद अपॉन R कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, R 8 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व करना है तुम्हें। इसका आंसर 4 किलोवाट के लगभग आएगा। इंटीजर आपसे पूछा 4 किलोवाट, आपसे x किलोवाट बोला गया है, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ठीक तरीके से सॉल्व करो, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? ये क्वेश्चन 6 हो जाएगा अपने पास। चलिए 6th क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं अपन और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, लॉजिक गेट का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। 7th क्वेश्चन किसका दिख रहा है? लॉजिक गेट का क्वेश्चन दिख रहा है। बताइए 7th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? A को 0, तो A को 0 मान लिया मैंने, B को 1, B को 1 मान लिया मैंने। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसी में सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये कैसा गेट था, ये उल्टा कर देगा इसे, नॉट गेट है तो 0 इधर आएगा, तो इधर कितना आएगा? 1 है ना, और ये 0 इधर, ये 0 गया इधर, तो इधर कितना आया? 0। नीचे ये 1 था, 1 के आगे नॉट लगाया, तो इधर तो कितना आ जाएगा? 0। और ये 1 का उल्टा 0 हुआ, लेकिन 0 का उल्टा फिर से हुआ, तो इधर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये बच्चों एंड गेट है, लेकिन एंड के आगे नॉट और लगा हुआ है, तो नैंड भी बोल सकते हो। और एंड है मतलब इसका A.B आंसर होता था। अब A.B तो 1.0 करोगे तो 1.0 0 हो गया, 0 का उल्टा करोगे तो इधर 1 आ गया, 0 का उल्टा किया तो 1 आ गया। ठीक है, ये और गेट होता था तो A + B, तो यहाँ पे बताइए 1 + 0 को ऐड करोगे तो 1 आया, 1 का उल्टा किया क्योंकि आगे नॉट लगा हुआ तो ये 0 आ गया। अब ये फिर से डॉट हो गया, तो 1.0 करोगे, आंसर इसका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा 7th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सिंपल से गेट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो, आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था गया परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन, बार बार बीच बीच में लिखा भी हुआ है। ये हम जेई मेंस के मार्च का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 2021 का, जो 16 मार्च को हुआ था, शिफ्ट 1 मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था। ठीक है, उसी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए इसमें आपको R = V/I दिया हुआ है, परसेंटेज एरर, बच्चों एरर दिया हुआ है। बच्चों एरर कभी कम नहीं होती है ना, एरर मतलब गलती, एक छोटी गलती प्लस एक और छोटी गलती तो वो बड़ी गलती हो जाएगी। एरर में आपको माइनस नहीं लगाना है ना, कि इसमें भी एरर हो गया, इसमें भी एरर हो गया तो आप माइनस कर दो, ये वाला एरर माइनस ये वाला एरर नहीं। परसेंटेज जो चेंज होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन एरर हमेशा बढ़ेगी।
अगर एक क्वांटिटी में एरर आ गई, दूसरी क्वांटिटी में एरर आ गई, तो फिर ओवरऑल फॉर्मूले में एरर दोनों के एडिशन, मतलब माइनस कभी नहीं लगाना है आपको, एरर के लिए याद रखना है। उसके लिए मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, एक छोटी गलती प्लस छोटी गलती, इसका मतलब ये नहीं कि गलती गायब हो गई, गलती ने गलती को काट दिया, नहीं, गलती और गलती जुड़ी तो एक बड़ी गलती हो गई, है ना। ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है एक्स, एरर इन आर। अच्छा, तो आर की वैल्यू v बाय आई दी हुई है, या v इंटू आई की पावर -1 लिख सकते हैं। आई को मैं ऊपर ले जाता तो आई की पावर -1, इसको मैं लिखता डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, इसको मैं लिखता डेल्टा v बाई वी इंटू 100, इसकी पावर 1 है तो 1 आगे आ गया। याद रखना -1 में यहाँ पे आ गया था, लेकिन यहाँ पे प्लस ही लगाऊंगा मैं, डेल्टा आई बाई आई इंटू 100, क्योंकि ये एरर है, एरर कभी नेगेटिव में नहीं आएगी, मतलब कम नहीं होएगी, है ना। तो अगर परसेंटेज चेंज का सवाल होता तब यहाँ पे -1 नीचे आता और यहाँ पे माइनस आता, समझ रहे हो गया। बस यही कंसेप्ट है, बाकी आपको सब दिया हुआ है इसमें। डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी कितना दिया गया है 2, वी कितना दिया गया 50, तो 2/50 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई, आई में कितना दिया गया है, डेल्टा आई मतलब 0.2/20 इंटू 100। आंसर आ गया 50 से इसको कैंसिल करोगे 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 4 हो गया। 20 से इसको कैंसिल करोगे 5 इंटू 0.2 कितना हो गया 1 हो गया। तो ये 4 था, ये 1 था, 4 + 1 5%, ये 8th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया 8th क्वेश्चन। इसके आगे 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। 9th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि फोर्स P का मैग्नीट्यूड 100 दिया गया है, तो नीचे फोर्स P लग रहा है ना, ये P दिख ही रहा है, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, ये P की वैल्यू कितनी है 100 है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, सपोज P इज रिजॉल्व पैरेलल टू द आर्म्स AB एंड AC। तो P को हम रिजॉल्व करेंगे AB और AC में, तो AB और AC में रिजॉल्व करोगे तो ये बताओ, इसको ट्राइंगल कंप्लीट कर लो। ये ट्राइंगल मैंने ऐसे बना लिया, क्योंकि रिजॉल्व करोगे, घटक करोगे तो एंगल की जरूरत होगी। और बताइए मेरे को, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 हो गया, तो ये एंगल कितना होना पड़ेगा 55, ये एंगल 55 होना पड़ेगा, क्योंकि 55 और 90 मिल के ही तो कितना होगा 145 होगा। ये 55 है, ये 90 है, तो 90 और 55 145, तो 145 अगर ये एंगल हो गया तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो 90 और 55 145 हो गया, तो 180 माइनस 145, 180 माइनस 145 करोगे तो कितना आ गया 35 आ गया। और अगर ये 35 आ गया है तो आंसर आ गया हमारे पास। ये एंगल लिख लिया मैंने, ये एंगल कितना लिख लिया 35 डिग्री। अब ये एंगल 35 डिग्री अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो मैं एक बार इसे हटा देता हूँ ताकि कंपोनेंट करूँ तो आपको समझ में आ जाए। ये 35 डिग्री एंगल आया है भाई, ये वाला एंगल 35 डिग्री है, तो P का इधर कंपोनेंट कितना आएगा P cos 35 डिग्री, P cos 35 डिग्री, यही इसका कंपोनेंट आएगा। और अगर ये इसका कंपोनेंट है तो cos 35 हमें दिया गया है 0.819, P की वैल्यू है 100 और 0.819 को मल्टीप्लाई कर देंगे 81.9, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। याद रखना वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर 81.9 के नियरेस्ट है 82, इस क्वेश्चन का आंसर 82 आ जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन बी का 9th क्वेश्चन था। और अब अपन सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। सेक्शन बी का 10th क्वेश्चन, मोमेंटम कंजर्वेशन कोलिजन, उसी का ये सवाल दिख रहा है। जब हम थ्योरी पढ़ाते भी हैं तब भी हम बोलते हैं अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन में कोलिजन हो रही हो तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, आंसर ज़रूर आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला हुआ है बॉल ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग विद, तो एक 10 किलोग्राम की बॉल है और ये मूव कर रही है 10√3 से, ये मूव कर रही है 10√3 मीटर पर सेकेंड से अलॉन्ग एक्स एक्सेस बनाया अपन ने। अनदर बॉल 20 किलोग्राम, तो एक और है 20 किलोग्राम की जो शुरुआत में रेस्ट में है, रुकी हुई है। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट, अब कोलिजन के ये तो पहले कोलिजन, बाद में 10 किलोग्राम क्या हो गई बच्चों, रुक गई है, 10 किलोग्राम रेस्ट में आ गई है। सेकेंड वन डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 इक्वल पीसेस,
अब दूसरी बॉल 2 पीसेज में टूट गई है ना, 20 किलोग्राम 10 और 10 में टूट गया। वन ऑफ द पीसेज स्टार्ट्स मूविंग वाई विद स्पीड 10, तो एक 10 किलोग्राम वो वाई में जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। सेकेंड पार्ट की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है एंगल थीटा पे। एंगल थीटा आपको दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो दूसरी जो बॉल है 10 किलोग्राम की वो भी जा रही है किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल आपको कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है। तो थीटा की वैल्यू अपने से पूछी गई है। चलिए, तो एक्स और वाई डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। बताइए एक्स डायरेक्शन में पहला कितना था मोमेंटम, m इंटू वी। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम ये 10 और 10√3 एक्स डायरेक्शन में। बाद में एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा बच्चों, ये तो वाई में मूव कर रही है, लेकिन ये 10 वाले का अगर इधर कंपोनेंट ले लोगे आप तो इसकी वेलोसिटी 20 का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट 20 cos थीटा आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, इसका मास 10 इंटू 20 cos थीटा, 10 इंटू 20 cos थीटा। तो ये हमने केवल एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया हुआ है। केवल वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते थे आप, थीटा तो यहीं से आ जाएगा। खैर, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से √3/2 वो आ रही है, और cos थीटा की वैल्यू √3/2 आ रही है। थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा 30 डिग्री आ जाएगा, 30 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। केवल एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, आप चाहें तो वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। वाई डायरेक्शन में ये ऊपर वाला मोमेंटम नीचे वाले मोमेंटम के बराबर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है, यानी जेईई मेंस में 2021 में मार्च में 16 तारीख को मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था, आपको डिस्क्रिप्शन में भी पेपर मिल जाएगा। उसके 30 सवाल आए थे। सेक्शन ए में 20 सवाल थे, मल्टीपल चॉइस थे, उसमें से सिंगल करेक्ट थे, और सेक्शन बी में 10 सवाल थे, इंटीजर टाइप थे। उन सब के सॉल्यूशन आपको बता दिए गए हैं, और भी जेईई मेंस के पेपर आपको मिलते रहेंगे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।